चलाते हुए किसी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। उस रोज़ शाम के करीब जब वो अड्डे में आया तो उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर तमतमाया हुआ था। हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम फसाद की बात छिड़ी तो उस्ताद मंगू ने सर पर से खाकी पगड़ी उतारी और बगल में दाब कर बड़े मुफक्किराना लहजे में कहा, ये किसी पीर की बद्दुआ का नतीजा है कि आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरियां चलती रहती हैं। और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया था और उस दरवेश ने जलकर ये बद्दुआ दी थी, जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगे। और देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज खत्म हुआ है, हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहते हैं। ये कहकर उसने ठंडी सांस भरी और फिर हुक्के का दम लगाकर अपनी बात शुरू की। ये कांग्रेसी हिंदुस्तान को आजाद कराना चाहते हैं। मैं कहता हूं, अगर ये लोग 1000 साल भी सर पटकते रहें तो कुछ ना होगा। बड़ी से बड़ी बात यह हो जाएगी कि अंग्रेज चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा या वो रूस वाला, जिसकी बाबत मैंने सुना है बहुत तगड़ा आदमी है, लेकिन हिंदुस्तान सदा गुलाम रहेगा। हाँ, मैं ये कहना ही भूल गया, पीर ने ये बद्दुआ भी दी थी कि हिंदुस्तान पर हमेशा बाहर के आदमी राज करते रहेंगे। उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी और इस नफरत का सबब तो वो ये बतलाया करता था कि वो हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। मगर उसके तनफ्फुर की सबसे बड़ी वजह ये थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे और वो उसके साथ ऐसा सुलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है। इसके अलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद न था। जब कभी वो गोरे के सुर्खो सफेद चेहरे को देखता तो उसे मतली आ जाती। ना मालूम क्यों वो कहा करता था कि इनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे को देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गल गल कर झड़ रही हो। जब किसी शराबी गोरे से उसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन उसकी तबीयत मकद्दर रहती और वो शाम को अड्डे में आकर हिल मार्का सिगरेट पीते या हुक्के के कश लगाते हुए उस गोरे को जी भरकर सुनाया करता। ये मोटी गाली देने के बाद वो अपने सर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर कहा करता था, आग लेने आए थे, अब घर के मालिक ही बन बैठे हैं। नाक में दम कर रखा है इन बंदरों की औलाद ने, यूं रोब गांठते हैं गोया हम उनके बाबा के नौकर हैं। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था। जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता वो अपने सीने की आग उगलता रहता। शक्ल देखते हो ना तुम इसकी, जैसे कोढ़ हो रहा है, बिल्कुल मुर्दार, एक धप्पे की मार। और गिटपिट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम, पहले पहल जी में आई कि मलमून की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस ख्याल से टल गया कि इस मरदूद को मारना अपनी हतक है। ये कहते कहते वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता और नाक को खाकी कमीज से साफ करने के बाद फिर बड़बड़ाने लग जाता। कसम है भगवान की, इन लाट साहिबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूं। जब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूं, रगों में खून खौलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले, तेरी कसम जान में जान आ जाए। और जब एक रोज उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां लादी और उनकी गुफ्तगू से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन का निफाज होने वाला है, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। 2 मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए हुए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के मुतालिक आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना है 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा, क्या हर चीज बदल जाएगी? हर चीज तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आजादी मिल जाएगी। क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा? ये पूछने की बात है, कल किसी वकील से दरियाफ्त करेंगे। इन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बहुत बुरी तरह पीटा करता था, मगर उस रोज वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बढ़ी हुई मूंछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बागें ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा जरा हवा से बातें करके दिखा दे। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर
आध सेर दही की लस्सी पीकर एक बड़ी सी डिकार ली और मूंछों को मुंह में दबाकर उनको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज में कहा, हद तेरी ऐसी तैसी। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो खिलाफे मामूल उसे वहां अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना मिल सका। ये देखकर उसके सीने में एक अजीबो गरीब तूफान बरपा हो गया। आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और इस खबर को अपने अंदर से निकालने के लिए वो सख्त मजबूर हो रहा था, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। आध घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की आहनी छत के नीचे बेकरारी की हालत में टहलता रहा। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के निफाज की खबर ने उसको एक नई दुनिया में ला खड़ा कर दिया था। वो इस नए कानून के मुतालिक जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौर फिक्र कर रहा था। उसके कानों में मारवाड़ी का ये अंदेशा, क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा, बार बार गूंज रहा था और उसके तमाम जिस्म में मसरत की एक लहर दौड़ा रहा था। कई बार अपनी घनी मूंछों के अंदर हंसकर उसने मारवाड़ियों को गाली दी, गरीबों की खटिया में घुसे हुए खटमल, नया कानून इनके लिए खौलता हुआ पानी होगा। वो बेहद मसरूर था। खासकर उस वक्त उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंचती जब वो ख्याल करता कि गोरों, सफेद चूहों, वो उनको इसी नाम से याद किया करता था, कि थूथनियां नए कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। जब नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ला हाथ इधर, ऐसी खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उगाएंगे। और ये कहकर मंगू ने बड़े मजे ले लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी। दौराने गुफ्तगू में उसने कई मर्तबा नत्थू गंजे के हाथ पर जोर से अपना हाथ मारकर कहा, तू देखता रह क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ ना कुछ जरूर करके रहेगा। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निज़ाम की इश्तिराकी सरगर्मियों के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था और उसे वहां के नए कानून और दूसरी नई चीजें बहुत पसंद थीं। इसीलिए उसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट यानी जदीद आइन के साथ मिला दिया और 1 अप्रैल को पुराने निज़ाम में जो नई तब्दीलियां होने वाली थीं वो उन्हें रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था। कुछ अरसे से पेशावर और दीगर शहरों में सुर्खपोशों की तहरीक जारी थी। मंगू ने इस तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और फिर नए कानून के साथ खल्त मल्त कर दिया था। इसके अलावा जब कभी वो किसी से सुनता कि फलां शहर में बम साज पकड़े गए हैं या फलां जगह इतने आदमियों पर बगावत के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया है, तो इन तमाम वाक़यात को नए कानून का पेश खैमा समझता और दिल ही दिल में खुश होता। एक रोज उसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठे नए आइन पर बड़े जोर से तबादला ख्याल कर रहे थे और वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था, जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आ सका। फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक न सुनी न देखी गई। सियासी नजरिया से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं। इन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें बेशतर अल्फाज अंग्रेजी के थे, इसलिए उस्ताद मंगू सिर्फ ऊपर के जुमले ही को किसी कदर समझा और उसने कहा कि ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि इनका वतन आज़ाद हो। चुनांचे इस ख्याल के ज़ेरे असर उसने कई मर्तबा उन 2 बैरिस्टरों को हकारत की निगाहों से देखकर कहा, टोडी बच्चे। जब कभी वो किसी को दबी जबान में टोडी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता कि उसने इस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है और ये कि वो शरीफ आदमी और टोडी बच्चे की तमीज़ करने की अहलियत रखता है। इस वाक़े के तीसरे रोज़ वो गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा को अपने तांगे में बिठाकर मजंग जा रहा था कि उसने इन 3 लड़कों को आपस में ये बातें करते सुना, नए आइन ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अगर साहब असेंबली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत ज़रूर मिल जाएगी। वैसे भी बहुत सी जगहें और निकलेंगी, शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ में भी कुछ आ जाए। हाँ, क्यों नहीं। वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे मारे फिर रहे हैं, उनमें कुछ तो कमी होगी।
اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی۔ وہ اس کو ایک ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو، نیا قانون۔ وہ دن میں کئی بار سوچتا، یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ ساز آ جاتا جو اس نے 2 برس ہوئے چودھری خدا بخش سے اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریدا تھا۔ اس ساز پر جب وہ نیا تھا، جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی کیلیں چمکتی تھیں، اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تاباں ہونا ضروری تھا۔ 1 اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی ان سے اس